मैथ्स इन फिजिक्स, जिसमें हमने वेक्टर्स के लिए लगभग 7 वीडियो अपलोड किए हैं इस चैप्टर मोशन इन प्लेन को पढ़ने के लिए। ना केवल मोशन इन प्लेन को पढ़ने के लिए, बाकी आगे की फिजिक्स में 11th और प्लस 12th में उसमें बार बार हमारा वेक्टर का यूज रहेगा। तो अब वेक्टर्स का पूरा नॉलेज देने के बाद में अब हम आते हैं हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आज पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, अभी तक हमने जो स्टडी की है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन की थी। वहाँ पे क्या था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन शो करनी है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो सपोज अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन एक्स के अकॉर्डिंग हमने बता दी। अगर वो ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं अगर आप उन पर फोकस करेंगे तो आपको ये मिलेंगे क्वेश्चंस 3rd चैप्टर के, जिसमें ऑब्जेक्ट या तो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है सारे क्वेश्चंस में, या ऑब्जेक्ट आपका अपवर्ड्स मूव कर रहा है वर्टिकली स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, और मोशन इन प्लेन हमारा चैप्टर चल रहा था, तो इसमें अब क्या होता है एक्स और वाई दोनों होते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग यानी मोशन इन प्लेन में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या फॉर्मूला आएगा, क्या आपका पोजीशन वेक्टर होता है, इस सब के बारे पर स्टडी करेंगे। नमस्कार, हमारे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को इजी बनाना। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर से। व्हाट डू यू मीन बाय द पोजीशन वेक्टर? देखिए 1 डायमेंशन क्या था यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कि कोई ऑब्जेक्ट मान लो ओरिजिन से स्टार्ट करता है और इट मूव अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन पाथ, लाइक दिस इज एक्स एक्सिस, और ये यहाँ पहुँचता है। ये मान लो x = 3 मीटर पॉइंट है, तो हम बोल देंगे सिंपल द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज x = 3 मीटर। यहाँ हम कैसे पोजीशन शो करते हैं? देखिए ये बोर्ड मान लीजिए, अब इस बोर्ड पे ये पॉइंट है P, कोई भी पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P की मुझे पोजीशन बतानी है, तो इस पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए अलग अलग अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। आपसे इसकी पोजीशन कुछ अलग है, मेरे से इसकी पोजीशन अलग है, उधर कोई खड़ा है तो उससे उसकी पोजीशन अलग आएगी। तो हम क्या करें फिर इसके लिए हमने सॉल्यूशन क्या निकाला है, हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, उस रेफरेंस पॉइंट से उस पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन नोट करते हैं, या इसे हम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम, जो हमने पढ़ा है इसके चैप्टर की स्टार्टिंग में। तो हमने क्या किया, एक रेफरेंस फ्रेम बनाई। जैसे मैंने ये एक फ्रेम बनाई, एक x एक y, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ये आपकी एक फ्रेम बना ली, और इस रेफरेंस फ्रेम में मैंने एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट किया। वो कौन सा पॉइंट सेलेक्ट किया? ये दिस इज ओरिजिन, क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन O। इस रेफरेंस पॉइंट से अब मैं इस P को देखूंगा। अब सबको इसको इस P से ही देखना है, तो अब इसकी एक सिंगल पोजीशन काउंट होगी। आगे बात समझ में? अब आपसे पूछेंगे इस पॉइंट की आप पोजीशन बताएं, तो पोजीशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, हमने कहा कि इसकी पोजीशन बताने के लिए जो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन O है, उस ओरिजिन O से उस पॉइंट की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है इसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और यहाँ इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। पहले पोजीशन के लिए पर x यूज़ कर रहे थे, लेकिन वहाँ तो क्या, या तो ऑब्जेक्ट x में था या y में था, दोनों में से एक में था। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये r यूज़ किया, कि यहाँ x भी इसकी पॉसिबल है और y भी पोजीशन इसकी पॉसिबल है। तो अब इसको हम डिफाइन लिखेंगे कैसे लिखेंगे, तो देखो इसको बड़ा सिंपल तरीका समझने का है। अगर मान लो मुझे आपको इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो मैं आपको मान लो इंस्ट्रक्ट करता हूं कि आप अलोंग एक्स एक्सिस आप यहां से लेके यहां तक, मान लो ये 6 है, अलोंग एक्स एक्सिस 6 मीटर चलिए, यानी आपको एक्स कितना चलना है, 6 मीटर। लेकिन डायरेक्शन बता रहा हूँ साथ में, किधर जाना है, एक्स एक्सिस के अलोंग। आपको बता रखा है फॉर द एक्स एक्सिस वी यूज यूनिट वेक्टर i कैप, एंड फॉर द y एक्सिस वी यूज यूनिट वेक्टर j कैप। यानी इन दोनों एक्सिस के अलोंग की डायरेक्शन का नाम अपने i और j निकाल रखा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको 6i कैप मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इट मीन्स इट बिकम ए वेक्टर, और लास्ट में इसकी यूनिट। यानी आप यहाँ से 6 मीटर चलिए और अब यहाँ से ऊपर तरफ
चलिए ऊपर मान लो ये y में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लीजिए, यानी मैं कह रहा हूँ अब आपको y एक्सिस के अलोंग, क्योंकि यहाँ पे x फिक्स हो गया है 6 मीटर, अब ऊपर चल रहे हो केवल, अब x की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जब आप ऊपर मूव कर रहे हो तो x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सीधी लाइन रही है, तो ठीक है समझ लेना आप। ऊपर जब हम जा रहे हैं तो x की वैल्यू चेंज हो रही है, अब y की वैल्यू चेंज हो रही है, और कहाँ तक चेंज किया आपने 10 मीटर तक, तो y की वैल्यू क्या हो गई 10। किस डायरेक्शन में गए, अलोंग j एक्सिस, तो ये j और ये मीटर, ठीक है, तो ये बन गया आपका y। तो अब इसकी पोजीशन बताने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे दैट पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट r इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 10j कैप, यानी पहले 6 मीटर चलो अलोंग i कैप, फिर 10 मीटर चलो अलोंग j कैप, आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप उस पॉइंट की पोजीशन पे पहुँच जाओगे, यानी इस तरह से आप इसकी पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी पोजीशन लिखने के लिए हम ये यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब x भी होगा और y भी होगा। अगर ये इस तरह से हवा में होता पॉइंट, तो यहाँ से एक z एक्सिस और निकल के आती, तो x भी होता, y भी होता, और इसके अलोंग z भी होता, ठीक है, आगे समझ में। तो अब ये तो हो गया अपना एग्जाम्पल। अब बेसिकली क्या होगा, बेसिकली क्या है, ये x की वैल्यू है, x एक्सिस के अलोंग, बेसिकली क्या है, y की वैल्यू है, y एक्सिस के अलोंग। तो सिंपल अब हम इसको लिखेंगे ऐसे, ये जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ ये अब हमारा पोजीशन वेक्टर है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, दैट r इज इक्वल टू xi प्लस yj, यानी x एक्सिस के अलोंग कितना मूव किया प्लस y एक्सिस के अलोंग कितना मूव किया, रिजल्टेंट आपका ये आ गया। तो इसको आप देखो, ट्राइंगल लॉ याद होगा आपको, तो ट्राइंगल लॉ से देखें तो ये क्या आ गया, ये वाला x वेक्टर, फिर यहाँ से y वेक्टर, तो याद कीजिए रिजल्टेंट ये r आ रहा है। तो आपको बताया था ट्राइंगल लॉ से जिन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं वो दोनों कैसे आए, एक दूसरे के सेम ऑर्डर में, और जो रिजल्ट है वो इसके ऑपोजिट मिलने वाला है, ऑपोजिट ऑर्डर में मिलेगा, तो इसका ऑर्डर इन दोनों से ऑपोजिट है। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अब हमें पोजीशन वेक्टर का जो फील है वो आ गया है कि हाँ इसे हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, ये इसका फॉर्मूला यूज होगा। अब ये मान लो कि ये पोजीशन वेक्टर जो आया है वो कितने एंगल पे है, यानी x एक्सिस को रेफरेंस लेके x एक्सिस से कितने एंगल पे वो पॉइंट हमें मिलने वाला है, तो वो एंगल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि मुझे इसका एंगल निकालना, ये एंगल यहाँ आ गया, तो यहाँ से देखो x और y है, तो x और y यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और बेस है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan थीटा, तो यहाँ से एंगल अगर मैं निकालना हो, डायरेक्शन निकालना हो इसकी, यानी कितने एंगल पे वो आपका पोजीशन वेक्टर है, सो tan थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये x अपॉन y आपका एंगल का फॉर्मूला बन जाता है। सॉरी इसको आपको मैग्नीट्यूड यूज़ करना, डायरेक्शन यूज़ नहीं करनी, तो y अपॉन x हम इसको लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पोजीशन वेक्टर का ये तो एक्सप्रेशन है, ये उसकी डायरेक्शन है। अब इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपसे पूछे तो देखो पीछे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए और उसमें हमने मैग्नीट्यूड निकाला। कैसे निकालते हैं, याद है, a का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर अंडर रूट, तो यहाँ भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ऐसे निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन निकालनी है x एक्सिस से, ऐसे निकालेंगे, और ये इसका वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये यूनिट वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज एंगल या दिस इज डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। आगे समझ में, ये हमारा बेसिकली पोजीशन वेक्टर है। अब इस पोजीशन वेक्टर में अगर चेंज आ जाता है तो क्या बन जाती है, डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, आपने बेसिक पढ़ा है पिछले चैप्टर में। तो मैं बोर्ड साफ करता हूँ और अपन डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे चलते हैं। हाँ जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट की बेसिक डेफिनेशन आपको याद होगी, चेंज इन पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो मेरा वही रेफरेंस पॉइंट लेना है मुझे। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है विच इज़ एट इनिशियली एट दिस पॉइंट, वो P पॉइंट पे था और वो वहाँ से खिसक गया यहाँ P डैश पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। तो पहले वो कहाँ था, तो पहले जब कहाँ था तो उसके लिए हमने एक पोजीशन वेक्टर उसके लिए ड्रॉ किया।
अब वो कहाँ चला गया, तो उसके लिए दूसरा एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, कर दिया, ये P डैश। आगे बस समझना। तो जैसे x इसका अगर पोजीशन वेक्टर मैं r लेता हूँ, तो लेट इसका पोजीशन वेक्टर मैंने r डैश ले लिया। आगे बस समझ में। तो r का एक्सप्रेशन लिखूँ और r डैश का एक्सप्रेशन लिखूँ। लेट यहाँ का पॉइंट जो x है वो x डैश ले लिया, और यहाँ का जो y पॉइंट है, यानी यहाँ से x डैश चला, फिर मैं y डैश चला, यहाँ पहुँच गया। यहाँ से मैं x चला, फिर मैं y चला, तो यहाँ पहुँच गया। यानी दोनों के मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, x y और x डैश y डैश। तो अगर एक्सप्रेशन लिखो, एक्सप्रेशन फॉर द r पोजीशन वेक्टर विच इज इक्वल टू xi कैप प्लस y जेप कैप। पोजीशन वेक्टर r डैश, पोजीशन वेक्टर r डैश लिखूँ तो x डैश i प्लस y डैश j, ये मैंने दोनों लिख दिया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कहाँ था, इनिशियली यहाँ था, यहाँ से वहाँ चला गया। ये क्या है, ये जो एरो बन के आया है वो है डिस्प्लेसमेंट। वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन। पहले r थी पोजीशन, अब क्या हो गई r डैश। तो चेंज इन पोजीशन, चेंज को हम किससे शो करते हैं, डेल्टा r से। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है उसको मैंने डेल्टा r से रिप्रेजेंट कर दिया। ये भी वेक्टर है तो इसको पहले एरो लगा दिया। ठीक है, अब देखो तो पोजीशन कैसे निकालूंगा। अब यहाँ देखो, मैं आपको ट्राइंगल लॉ समझाया था, यहाँ वो ट्राइंगल लॉ अप्लाई करो, देखो आप क्या आता है। ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों सेम ऑर्डर में है कि नहीं है। ये वाला वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर में है, इन दोनों के ऑपोजिट ऑर्डर में ये वाला है। ट्राइंगल लॉ में आपको सिखाया गया था कि दो वेक्टर अगर सेम ऑर्डर में है, किसी ट्राइंगल के दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है, एक ऑपोजिट ऑर्डर में है, इसका मतलब ऑपोजिट वाला तो उन दोनों का रिजल्ट है जिन दोनों को आप ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ सिचुएशन में r को हम डेल्टा r से ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट क्या आ रहा है, r डैश आ रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम डायग्राम डेल्टा r प्लस डेल्टा r प्लस डेल्टा r जो कि सेम ऑर्डर में है, और इनका रिजल्ट r डैश आएगा क्योंकि वो इनके ऑपोजिट ऑर्डर में है। ठीक है, तो यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकालना है। डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो डेल्टा r इज इक्वल टू r डैश माइनस r डैश माइनस r। बस अब डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r इज इक्वल टू r डैश की वैल्यू क्या है वो लिखिए ऊपर, देखो x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप माइनस r की वैल्यू क्या है, xi प्लस yj। डेल्टा r इज इक्वल टू i को एक साथ कर दो, यानी x डैश और x, ये पॉजिटिव का ये माइनस का, i और i कॉमन आ गया, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का और j कॉमन आ गया। सो इजी। ठीक है जी। अब डेल्टा r इज इक्वल टू दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज इन पोजीशन, दिस इज चेंज इन पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल अलोंग x एक्सिस। अलोंग एक्सिस मतलब पहले वो यहाँ था x पॉइंट पे, अब कहाँ चला गया, x डैश पॉइंट पर। तो ये पोजीशन में चेंज आ गया, यानी इसको मैं x माइनस x डैश माइनस x करूँगा तो ये चेंज दिखाएगा। सिमिलरली y माइनस y डैश, आगे समझ में। तो ये शो कर रहा है कि x में कितना चेंज आया और ये शो कर रहा है कि y में कितना चेंज आया, और चेंज को हम लिखते हैं डेल्टा x से। तो ये डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj, ये हमारा किसका एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। r वाला r इज इक्वल टू ये है, देखना ये तो है पोजीशन वेक्टर और ये डेल्टा की फॉर्म में आया है, ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आगे से में क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में, पर क्वेश्चन करेंगे जो नीट में आए हुए हैं, जी मेंस में आए हुए हैं, क्वेश्चन करेंगे। अभी आप बेसिक समझिए, ये चीज़ समझ में आ गई, नोट करना है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज वेलोसिटी वेक्टर। अब देखिए वेलोसिटी वेक्टर बड़ा इजी है, जो समझने वाली चीज़ थी वो हो चुकी। ठीक है, जैसे एक ग्राफ बना के लिया मैंने, चलो ग्राफ बनाते हैं, सीधा अपन बात करते हैं। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आ गया। देखो सीधी सी बात है,
डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन मैंने डिराइव कर लिया है, विच इज रिप्रेजेंट बाय डेल्टा आर विच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब फर्स्ट चैप्टर में, मतलब थर्ड चैप्टर जो हमारा मोशन स्टेट लाइन था, उसमें हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? आपका वेलोसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होती है। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, पहले एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, तो वो क्या आएगी? डेल्टा वी, या वी ऐसे लिख लो, वी एवरेज, वी एवरेज इज इक्वल टू, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डेल्टा आर, और डिवाइड बाय टाइम, डेल्टा टी। मैंने ऐसे टाइम ले लिया। डेल्टा आर की वैल्यू पुट की, दैट इज डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी दोनों के डिवाइड में भेज दीजिए, दोनों के डिवाइड भेज देते हैं। डेल्टा एक्स डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई, बड़ा इजी है, और ये आज आगे समझना। दिस इज वॉट एंड दिस इज वॉट। ये है एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज चेंज इन वाई एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस अपॉन टाइम। यानी ये तो हो गया वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और ये हो गया वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा है, अगर मान लो ये आपका कोई पार्टिकल है, वो ऐसे दौड़ रहा है, वो इस तरह से दौड़ रहा है, तो इस पॉइंट की अगर मैं निकालूँ वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी ये आएगी। अब इस वेलोसिटी के मैं दो कंपोनेंट बना सकता हूँ, ये बना दिए। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस के लो, ये वाई के, तो ये वी एक्स और ये वी वाई। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया है। तो वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पे होंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? दिस इज वी एवरेज, दिस इज व्हाट, दिस इज वी एक्स आई कैप, एंड दिस इज वी वाई जे कैप। ये हमारा एक्सप्रेशन बन के आ गया। ठीक है जी, ये तो हो गया एवरेज। ठीक है, एवरेज डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई अपन कर सकते हैं। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आपने थर्ड चैप्टर में पढ़े थे, उसी को ही अब हम आगे बढ़ाते हैं। एवरेज वेलोसिटी के बाद में आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो चीज़ें हम रिपीट कर रहे हैं जो हमने थर्ड चैप्टर में रिपीट की थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। वहाँ हमने क्या देखा था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक तरह से क्या होता है? डेरिवेशन होता है। यानी जो डेल्टा आर है, इसको हम लिमिट टी टेंस टू 0, यानी डेल्टा आर अपॉन डी टी, ये क्या हो गया? आपकी एवरेज वेलोसिटी। लेकिन इसी को मैं क्या कर दूं? लिमिट टी टेंस टू 0, तो ये बन जाता है डी आर अपॉन डी टी बन जाता है वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी होती है, इससे हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो हमने पहले भी डिस्कस की थी। वहाँ डी एक्स अपॉन डी टी था कि पोजीशन क्या तो एक्स होती थी या वाई होती थी। यहाँ पोजीशन कौन है? आर है, तो यहाँ पे डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी को हम लिमिट टेंस टू टी 0 लगाएंगे, तो ये डी आर अपॉन डी टी आएगा। तो यहाँ से जो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस आई है, वहाँ से इसको देखो डी आर की वैल्यू, अब यहाँ क्या पुट करूँगा? आर की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइड बाई डी टी। आर पोजिशन वैक्टर पता ही आपको। v इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये क्या बन जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप और डी वाई अपॉन डी टी जे कैप। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? डी एक्स अपॉन डी टी यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, डी वाई अपॉन डी टी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो इसको मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ दैट v इज इक्वल टू, दिस इज v x, इट मीन्स वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और this is vy velocity along y axis. This is the expression for the velocity. This is the expression for the velocity. आइए समझ में। अब वैसे ही इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना वेलोसिटी का, तो सिंपल आप वी एक्स स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर कर दीजिए। टेन थीटा यानी एंगल निकालना हो तो क्या आएगा? वी वाई अपॉन वी एक्स कर दीजिए। ठीक है, जैसे अभी बनाया था मैंने आपको, उसमें डिस्प्लेसमेंट में y अपॉन एक्स आया है, क्योंकि उस डिस्प्लेसमेंट जो पोजीशन वेक्टर था, पोजीशन वेक्टर को हमने किस में डिवाइड किया था? x और y में। ठीक है, दो पोजीशन थी, तो वेलोसिटी भी दो है, x और y में। x का vx और
और y का vy, इसलिए y v अपॉन vx। इसी को आप देखो इससे भी कर सकते हैं। देखो थोड़ा बताता हूँ मैं आपको, जो आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा था, सॉरी पैरेललोग्राम में आपने पढ़ा था tan थीटा हम कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला यूज हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक वेलोसिटी वेक्टर v था, दिस v विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स vx एंड vy, ऐसे डिवाइड कर रहे हो आप। लेट एंगल थीटा मैंने ये ले लिया, तो आपने क्या किया, इसको एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं दैट vx इधर लिख दिया, vy इधर लिख दिया, vy इधर लिख दिया, इस vy को इधर लिख दिया, और इनका रिजल्टेंट v ये आपका एंगल थीटा ऐसा कैसा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा आप देखो तो क्या आएगा, vy अपॉन vx। इस तरह से ये डिराइव होके आया है। आगे समझ में, इस तरह से ये वेलोसिटी। अब कौन बचता अपना एक्सेलरेशन वेक्टर और बस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का एक्सप्रेशन कैसे मोशन इन 2 डायमेंशन यानी मोशन इन प्लेन में लेते हैं वो समझ में आ गया है, जैसे अभी मैंने इस वीडियो में समझाया है। तो अब एक्सेलरेशन में देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ और आप डायरेक्ट समझ जाओगे। ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज क्या हुआ, एक्सप्रेशन याद है आपको, vx आई कैप डेल्टा vx अपॉन डेल्टा t कर दीजिए, और डेल्टा vy, इसको देखो डेल्टा लिख के मैं इसको बार लगा रहा हूँ, एवरेज एक ही बात है वो, जो अपने CBSE में बुक में दे रखा है NCERT में। तो अब ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन, पर ये एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस और ये एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये कौन सा आया, एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ESO आएगा, इस पे दे लेना आप, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूँगा तो क्या होगा, तब आपको पता है क्या यूज़ करते हैं, dv अपॉन dt यूज़ करेंगे, और उस सिचुएशन में आपका एक्सप्रेशन कौन सा बन के आएगा, यही आएगा, जैसे हमने बार बार सोल्व किया, ये आएगा। और इनका मैग्नीट्यूड निकालो एक्सेलरेशन का, वो क्या आएगा, x² प्लस ay²। वो चीज़ें बार बार में अब बता दो, tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा आएगा ay अपॉन x, वही चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब हमारा पूरा का पूरा हो गया है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं जो हमारे नीट में आए हुए हैं, इसके बेसिस पे चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2017 में आया हुआ है, और यहाँ x और y ये पोजिशंस है अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस ऐसे पार्टिकल की जो xy प्लेन में मूव कर रहा है, xy प्लेन में मूव कर रहा है, और आपसे पूछा है कि 2 सेकंड बाद उसका कितना एक्सेलरेशन होगा। तो आपको सिंपल, जब मैंने डिफरेंशिएशन भी सिखाया था और हमने पिछले चैप्टर में क्वेश्चंस भी किए थे, तो बताया था कि अगर आप पोजीशन का यानी डिस्प्लेसमेंट का अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। जैसे r की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, अगर मैं लिखूँ तो पोजीशन वेक्टर r बनाऊँ तो वो फॉर्मूला क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, मैंने बताया था आपको, ये होता है पुट द वैल्यूज 5t माइनस 2t² और y क्या होता है tan t j हो गया। आगे बात समझ में, ये r आ गया। अब वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन से पहले हमें निकालनी है वेलोसिटी, तो पहले मैं करूँगा डिफरेंशिएशन ऑफ r। ये देखिए यहाँ पे ये d अपॉन dt, डिफरेंशिएशन हमने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, तो अब हम वो डिटेल में इसको सॉल्व नहीं करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। अगर किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आता तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, जाके देखिए, 3rd चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बड़े डिटेल में बड़े शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में, तो आपको ईजी रहेगा। ठीक है जी, आइए ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। तो अब देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आएगी, 5 इंटू टी है तो 5 बाहर आ जाएगा, dt अपॉन dt 1 हो जाएगा, माइनस 2 आपका ही ये 2 है तो स्क्वायर क्या होता है n t, n माइनस 1 तो n आगे आएगा तो ये 4 बन जाएगा, t 2 माइनस 1 t की पावर 1 बन जाएगी। ये आपका आई आ गया।
प्लस उसमें केवल 10 है और टी की हो जाएगा 1, तो 10j बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब हमें निकालना एक्सेलरेशन, तो दोबारा क्या होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। ठीक है, सारे वीडियो सीक्वेंस में देखते आइए तभी से समझ में आएगी, सब आपस में लिंक है। 5 - 40 प्लस 10j, ये आपका v की वैल्यू, ये मैंने d के साथ v की वैल्यू पुट कर दी और इसका डिफरेंशियल कर दिया dt के रेस्पेक्ट में, ये हो गया। तो ये आ गया 5 कितना, सॉरी 5 हो गया 0, 5 0 -4 और t का 1, चलो, और इसके साथ कौन है, इसके साथ i कैप है, तो -4 i कैप प्लस 10 अकेला कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचा, केवल ये बचा है। ये आपका फाइनल आंसर है, यानी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम नीट 2014, ये क्वेश्चन देखिए आप, इसमें एक एवरेज पूछा। देखो थोड़ा सा ध्यान देना, जब हमसे पिछले चैप्टर में t = 2 सेकेंड पे, तो 2 सेकेंड यानी क्या हो गया, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमसे एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी थी, और जब पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें कुछ पूछा जाता है तो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। और अब इस क्वेश्चन में हमने एवरेज पूछा है, यानी ये कह रहा है क्वेश्चन में 0 से लेके 5 सेकेंड तक, शायद 5 होगा ये, 0 से लेके 5 सेकेंड के बीच में कितनी एवरेज वेलोसिटी है। तो ये बड़ी टाइम ड्यूरेशन हो गई, एक सिंगल सेकेंड के लिए पूछता तो हम डिफ्रेंशिएट करते, यानी v = dr/dt करते। लेकिन अब क्या पूछ रहा है वो, एक ड्यूरेशन 0 से लेके 5 तक वो पूछ रहा है। तो अब देखो इसने दे रखा है कि 0 पे तो ये पोजीशन थी, 2 पे ये थी और 5 पे ये थी, तो 0 to 5 बताना आपको एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो पहले तो मैं इसका t = 2 पे अगर मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊं तो r = 2i + 3j, और ये तो हो गया t = 0 सेकेंड पोजीशन, और t = 5 सेकेंड की पोजीशन में शो करूँ तो मैं यहाँ ये लिख दी। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर t = 2 पे आपने एक क्वेश्चन क्यों नहीं बनाए, कि याद कीजिए डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी निकालनी है, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिपेंड करता है, बीच में उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इनिशियल उसके लिए 0 है और फाइनल उसके लिए 5 है, इसलिए हम ये वाला डायरेक्ट लेके चल रहे हैं। तो अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज आया, तो क्या करेंगे चेंज के लिए, r5 - r0 डिवाइड बाई डेल्टा t। r5 की वैल्यू कितनी है, 13i कैप प्लस 14j कैप, माइनस r0 की वैल्यू क्या है, 2i प्लस 3j डिवाइड बाई डेल्टा t। कितना टाइम ड्यूरेशन है, 0 से लेके 5, ये 5 आ जाएगा, डिवाइड बाई 13 - 2, ये 11i, i से i - j से j - 14 - 3 प्लस का 11 j डिवाइड बाई 5, ऊपर 11 आपको कॉमन आ गया, डिवाइड बाई 5 था i + j, ये आपका एक्सप्रेशन फाइनल ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर समझ में आ गया आपको। 2019 क्वेश्चन, ये r दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है पोजीशन वेक्टर, और आपसे पूछ रहा है कि t = 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो अभी भी अपन ऐसा क्वेश्चन किया था सेम। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि t = 1 सेकेंड यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाल रहे हो, तो आप सीधा क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। यानी पहले मैं dr/dt परफॉर्म करूँगा, जिससे मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। सो dr/dt परफॉर्म करूँगा, तो देखो डायरेक्ट करूँगा मैं, क्योंकि अब आपको डेरिवेशन सिखा दिया है, डिफरेंशिएशन सिखा दिया है। इधर कितना होगा, इधर देखो 30t स्क्वायर है ना, ये 30t स्क्वायर, तो ये 30t हो गया i कैप, प्लस इधर देखो ये 4 तो कांस्टेंट है, हट जाएगा, माइनस का 40t j के, ये वेलोसिटी आ गई। एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं dv/dt करूँगा, यानी v कौन सा है, v ये रहा 13t i कैप माइनस 14t j कैप डिवाइड बाई dt। तो इसका भी मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो देखो इधर 30t का कितना आएगा, 30 i कैप और माइनस 40 j के, ये एक्सप्रेशन आ गया आपको। ठीक है, अब देखो फाइनली देखो यहाँ पे टाइम तो ख़त्म ही हो गया, टाइम तो है ही नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो यही आने वाला है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस में क्या है,
मैग्नीट्यूड से, तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ए निकालने का तरीका मुझे बताया था आपको, क्योंकि ये है एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन, इसका स्क्वायर, और ये क्या है, वाई एक्सिस के एक्सेलरेशन का स्क्वायर। सो ए इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 30 का स्क्वायर, और वाई की वैल्यू 40 का स्क्वायर। ए इज इक्वल टू 30 का 900 प्लस 1600 इज इक्वल टू 2500। तो ए आपका कितना आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस बहुत हैं। अभी हम इसी टॉपिक को लेकर थोड़ा सा है एक वीडियो और बनाएंगे, जिसमें क्या दे रखा है, मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब जो हमारे 3 इक्वेशंस हमने पढ़ी थी, काइनेमेटिक इक्वेशंस याद कीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। अब उनको जो वहाँ पे 1 डायमेंशन में अपन यूज कर रहे हैं, उसको उठा के 3 डायमेंशन में लेके आएंगे, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगला वीडियो हमारा उसके लिए रहेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।